जिज्ञासु साथियों, आप सब आ चुके हैं मुझे पता है। और हम चल रहे हैं जैन स्थानक भवन में, जहाँ कुशाग्र मुनि कुछ युवक युवतियों और बहनों के साथ में अपनी पानी संबंधी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, एक बात है, आज जो घरेलू बहनें हैं ना, कुछ कम है, उनकी संख्या कम लग रही है। चलिए बातचीत सुनते हैं इनकी। जी महाराज साहब, मत्थे वंदामी। जो अब हमें ये समझाइए आप कि अब काय के जीवों की जो लाइविंगनेस है, मतलब उनमें जो सजीवता है, और उस विषय में भी अब वैज्ञानिक जो है ना, उनका ध्यान इस तरफ जा रहा है, वो सजग हुए हैं। तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट यानी अवधारणा उन्होंने एक बनाई है कि जैसे सर्वज्ञ कथित और बातें भी सत्य हुई हैं, जांच पड़ताल से, वो इन्वेस्टिगेशन से, एक्सपेरिमेंट से सामने आई है वो चीज़ें। तो ये जो भगवान ने बताया कि अपकाय के जीव हैं, यानी पानी ही जीवों का पिंड है, इसमें भी सत्यता है। तो अब वैज्ञानिक इस तरफ आकर्षित हुए हैं। और हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो आप रेणुबेन, इसमें जो है ना, कॉन्सेप्ट ना कहें हम इसको, सिर्फ परिकल्पना कहें, हाइपोथेसिस। ये अभी तक तो हाइपोथेसिस ही कहला रही है, और अब इसके लिए थोड़ा डेवलपमेंट हो रहा है रिसर्चेज में। तो मत्स्यवंदामी, आपने तो पीएचडी किया है ना, तो प्लीज़ आप हमें वो कॉन्सेप्ट बताइए ना, वो क्या कॉन्सेप्ट है। हाँ, तो सुनिए आप लोग ध्यान से। एक लेटेस्ट रिसर्च के अकॉर्डिंग ऐसा है कि जो वस्तु सचित होती है ना, हर सचित वस्तु में से एक प्रकार का बायोफोटोन, वो जो है एमिट होता है उसमें से, मतलब उत्सर्जित होता रहता है हर समय। तो इस फोटोन को उन्होंने क्या नाम दिया है? इस फोटोन को उन्होंने नाम दिया है कोहेरेंट लाइट, एमिशन ऑफ कोहेरेंट लाइट। तो ये जो सचित वस्तु उनमें से होता है। तो पानी में से भी, सब पानी में से नहीं, हर प्रकार के पानी में से नहीं, कुछ स्पेशल पानी की ऐसे किस्म हैं, ऐसी वैरायटी है जिसमें से ऐसा जो है ना, एमिशन ऑफ कोहेरेंट लाइट, यानी उत्सर्जन होता हुआ पाया गया है ऐसे प्रकाश का। अच्छा माना साहब, तो इस प्रकार का जब वो ऐसा प्रकाश का उत्सर्जन सजीव जैसा पानी में से, जिस पानी में से पाया गया, वो स्पेशल पानी कौन सा है? और शायद इसी से ही बनी होगी ये हाइपोथेसिस कि पानी सजीव होगा, है ना। हाँ, ठीक कह रही हो मिथिलेश। तो महाराज साहब, आपने अभी कहा कि कुछ स्पेशल तरह के पानी होते हैं जिनमें से जैविक फोटोन निकलता है, तो हर तरह के पानी में से नहीं निकलते ना? हाँ, ठीक समझे तुम विजय। हर तरह के पानी में से नहीं, एक विशेष किस्म के पानी में से ही इस प्रकार के फोटोन्स जो हैं वो एमिट होते हैं। तो महाराज साहब, वो पानी कौन सा होता है और कहाँ मिलता है? देखो, ऐसा है, वो पानी होता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का अंतर्वलयित पानी। जी, हमें समझ में नहीं आया, आप इसको समझाइए प्लीज़, एक्सप्लेन कीजिए, तभी समझ आएगा। हाँ, मैं बताता हूँ आपको। देखो, कहीं कहीं आपने देखा होगा कि पानी अपने चारों तरफ एक विशेष प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बना लेता है। कोई पानी, सब नहीं। तो उस तरह के पानी को उस पहचान करके उसकी कि कहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बना है, उसकी पहचान करके, और मैकेनिक स्टाइल में उसको गोल गोल घुमाया जाता है बहुत तेज़ी के साथ, यांत्रिक तरीके से, है, गोल गोल वलयाकार में घुमाते हैं उसको। और इस तरह से स्टाइल करने पर उस पानी में से एमिशन ऑफ कोहेरेंट लाइट, यानी जैविक फोटोन का, वाइटल फोटोन्स का, बायोफोटोन्स का प्रकाश जो है वो उत्सर्जित होता हुआ देखा गया। अच्छा, तो फिर
बायोफोटोन जो है वो सचित काय में से ही निकलता है। ये तो सब मानते हैं ना। हाँ, ये तो एक वैज्ञानिक तथ्य है। हाँ, तो इसी से बनी होगी ना वो अवधारणा कि भाई पानी जो है ना, पानी में जो चैतन्य का कुछ ना कुछ है। हाँ बिल्कुल, और क्या, सही कह रही हो रेणु दीदी आप। मिथिलेश, आप कुछ पूछना चाह रहे हो? हाँ महाराज साहब, मतलब ना भाई मैंने कहीं पढ़ा था कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उसमें नल से आने वाले पानी को एक बर्तन में लिया और फिर उसको जहाँ पर वायु का प्रवेश नहीं हो ऐसे स्थान पर रखा। फिर उस पानी को चार्ज किया गया, म्यूजिक सुनाकर, प्रार्थना वगैरह सुनाकर, है ना, उसको चार्ज किया गया। तो फिर बाद में जब उसको टेस्ट किया गया, चेक किया गया, तो उस चार्ज वाले पानी में उसके गुण धर्मों में अंतर आ गया, जैसे कि वनस्पति काय में भी हुआ। तो ऐसे अच्छा पानी में भी ऐसे हुआ क्या, वनस्पति काय की तरह? हाँ सर, ऐसा नॉट मत्स्य बनाने में इच्छा में दुखना, ऐसा ही मेरे पढ़ने में आया था। अच्छा, तो शानू इसका अर्थ तो ये हुआ, पक्का हो गया, प्रूव्ड हो गया कि पानी में चैतन्यपना है। हाँ, फिर तो इस दिशा में जब खोज हो जाएगी वैज्ञानिकों की, फिर तो सर्वज्ञ भगवंतों के कथन की पुष्टि भी और बहुत सारी बातों की तरह हो जाएगी। राहुल भैया, जो सत्य है उसे विज्ञान स्वीकार करेगा, कर रहा है, आज नहीं तो कल करेगा, करना ही पड़ेगा। भला तीर्थंकरों की वाणी असत्य हो सकती है क्या? देखो, आप सब लोग एक बात समझ लो कि जो श्रद्धा करते हैं ना, पहले के लोग अपनी श्रद्धा के आधार पर उस चीज़ को मान लेते थे, बस हाँ भगवान की वाणी है, ऐसा ही सत्य है। लेकिन आजकल का समय कुछ और है। आजकल हर चीज़ लॉजिक से, साइंस से प्रूव्ड होती है, तभी उसको मानते हैं। हाँ, तो इसलिए जब प्रयोगों और प्रमाणों के आधार पर सत्य की पुष्टि होती है, प्रतिष्ठा होती है, तभी उसको प्रमाण माना जाता है आजकल। मत्थिर मन्नामी, आपने बताया था ना कि पानी के जो 6 भुजाओं वाले अणु होते हैं, उनका आकार बास्केटबॉल की जो कॉक होती है ना, शटल कॉक, उसकी जाली जैसा दिखता है। बताया था ना आपने। हाँ, ठीक है, क्या सोच रही हो तुम इसे रिपीट क्यों कर रही हो रेनू? मतलब नामी, विज्ञान वनस्पति को जैव कोशाणु आधारित जीव तो माना है, सबने माना है, जैव कोशाणु आधारित जीव माना है उसको। तो मतलब नामी, मैं ये सोच रही हूँ कि पानी की जो 6 भुजाओं वाली योनि होती है ना, तो उसको क्या हम जैव कोशाणु का रूप नहीं कह सकते? मानेंगे वैज्ञानिक? वाह वाह रेनू, वेरी गुड, बहुत अच्छा आइडिया है तुम्हारा। अगर ऐसा हो सके तो फिर पानी की यानी आपका एक भी वनस्पति का की तरह सचित और सजीव साबित हो जाएगा। वास्तव में रियली मैं आप लोगों की सोच को अप्रिशिएट करता हूँ। मगर बच्चों, विज्ञान के सिद्धांत सिर्फ दिमागी सोच पर आधारित नहीं होते हैं। तो फिर पानी का कॉन्सेप्ट और हाइपोथेसिस, वो भी तो कल्पना पर ही है ना। देखो विमला, अभी तक हमने विज्ञान में कार्बनिक कोशाणु पर आधारित जीव पदार्थ को जाना है और समझा है। पानी के कोशाणु को हम अकार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक कोशाणु मानकर चलें तो जीवित पानी की वैज्ञानिक अवधारणा की व्याख्या कर पाएंगे। कैसे महाराज साहब? देखो विजय, अभी तक जैव कोशाणु पर आधारित जीव को ही सजीव माना जाता है, जिसमें वाइटल सेल्स होते हैं ना, वाइटल सेल्स पर जो मतलब बनी हुई संरचना है जीव की, उसी को सजीव माना जाता है। मगर जीवन की और भी संभावना या परिकल्पना हो सकती है और एक अन्य कोशाणु के रूप में भी हो सकती है। मत्थिन मनामी, कोशाणु और जैव कोशाणु में क्या अंतर होता है? देखो मिथिलेश, मैं बताती हूँ। जिस सेल से, कोशिका से किसी जीव को चैतन्य गुणों से युक्त पाया गया, उसे जैव कोशाणु कहा। और जिस कोश से और सेल से अभी पता नहीं चला कि इसमें जीवन है, ऐसे कोई वहाँ से कोई इसकी इंफॉर्मेशन नहीं आई, तो उसको जैव कोशाणु नहीं कहा, सिर्फ कोशाणु कहा, यानी सिर्फ सेल कहा, उसको
फोटोन सेल नहीं कहा, वाइटल सेल नहीं कहा, बायो सेल नहीं कहा। क्यों मैंने सब ठीक बोला ना मैंने? हाँ शानू, लगभग ठीक समझाया तुमने। वनस्पति काय में तो जैव कोशाणु के रूप में चैतन्यपना आज सबको स्वीकार है, वैज्ञानिक भी मानने लगे। लेकिन हम अभी वनस्पति काय की नहीं, अब काय की बात कर रहे हैं। महाराज साहब, सचित पानी जब राख आदि स्वकाय शस्त्र परकाय शस्त्र से अचित बन जाता है तो फिर क्या ये प्रूफ नहीं है? क्या ये काफ़ी नहीं है प्रूफ पानी को सजीव मानने का? अरे सचित बन गया, अचित बन गया, ये तो जैन दर्शन मानता है ना राहुल भैया। विज्ञान ने कहाँ स्वीकार की है ये बात? नहीं मान रहा है, ऐसा भी नहीं कह सकते हम विमला, क्योंकि 18 इकाइयों वाला जाली रूप कोशाणु जो 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन 18 अणुओं वाला जो जाली वाला वो बनता है शटलकॉक की आकार का, तो वो बनता है ऐसा कोशाणु। इस सच्चाई को तो आज वैज्ञानिक भी मान रहे हैं। अच्छा मथिर्मन्नामी, इस कोशाणु के बारे में फिर और थोड़ा डिटेल से बताइए ना, मुझे लगता है कोई ना कोई क्लू हमारे हाथ लगेगा। ठीक है, आपकी जिज्ञासा अच्छी लगी मुझे। हाँ, तो ये जाली रूप कोशाणु जो है ना, जाली जैसे आकार वाला कोशाणु यानी सेल, वो अंदर में खोखली ट्यूब जैसा होता है और इसकी जो सरफेस एनर्जी होती है ना, बहुत बहुत मिनिमम होती है। सरफेस एनर्जी समझते हो ना आप, विज्ञान के विद्यार्थी हो, इसीलिए तो बाकी बहनें आई नहीं माना जी कि भाई हमें समझ में नहीं आएगा विज्ञान की बात, तुम लोग समझ के फिर हमें बता देना। हाँ ठीक बात है, ये विज्ञान के जो गहरे तथ्य है ना, ये जिन्होंने विज्ञान पढ़ा है वही समझ सकते हैं। हाँ, तो आप तो समझते हो ना कि सरफेस एनर्जी क्या होती है। हाँ, तो सरफेस एनर्जी जो है ना, उस खोखली ट्यूब जैसे वो जैसे शटलकॉक जैसा वो आकार बनता है ना पानी का कोशाणु का, तो उसके अंदर वो सरफेस एनर्जी बहुत मिनिमम होती है और जब उसको बॉईल करते हैं तो वो स्ट्रक्चर टूट जाता है और फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अपने अपने सजाती है गुणधर्म वाले परमाणुओं को, जिसे आइसोमोल्स कहते हैं। तो आइसोमोल्स से बना हुआ ये कोशाणु मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखाई देता है फिर। तो मथिर्मन्नामी, इसका मतलब ये हुआ कि ये कोशाणु ये भी कुछ क्रिया करता है और जो कुछ क्रिया करे वो चैतन्य होता है। बस हो गया सिद्ध कि पानी का कोशाणु सजीव है। अरे विजय, तुमने तो बड़ी जल्दी प्रूव कर दिया। नहीं विजय, ऐसे साबित नहीं होता है, इसे सिद्ध करना इतना सरल नहीं है मेरे भाई। तुम सभी प्रज्ञा संपन्न स्टूडेंट हो साइंस के, तो जो साइंस का जानकार होता है ना, वो इस विषय को, हर विषय को कसौटी पर कसकर तथ्य को अच्छे से लॉजिकली प्रूव कर, और कैसे हो सकता है प्रूव, उसी का वो उपाय खोजता है कि कैसे इसको मतलब एक्सपेरिमेंट द्वारा, लॉजिक द्वारा कैसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं, तभी वो मानता है। सही कह रहे हैं मतलब नानी आप। देखो बच्चों, आप सभी जानते हो कि अत्यंत सूक्ष्म होने पर भी हमारी सेल्स है ना, हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं, उनका अपना सबका एक खुद का पावर हाउस है और बहुत सारे गुण हैं हमारे सेल्स में। उसी तरह है जो कोशाणुओं में रही हुई ऊर्जा है ना, वहाँ पे सेल तो नहीं है, वो कोशाणु है, वो हैं मतलब बायो कोशाणु। अभी उसको साबित नहीं किया है, पानी के जो स्ट्रक्चर बनता है उसको बायो कोशाणु अभी हमने नहीं साबित कर पा रहे हैं उसको। तो एक मैं थोड़ी सी बात आपके सामने रख रहा हूँ। तो जैसे हमारे सेल्स हैं वो तो बायो सेल्स हैं, उनमें तो जीवन है, चेतना है। तो जो पानी का जो सेल होता है ना, जो ढांचा बनता है, स्ट्रक्चर बनता है, तो उसके अंदर एक ऊर्जा तो जरूर होती है, एक तरह की ऊर्जा, एक खास तरह की एनर्जी होती है और वो कई तरह के कार्य करती है। एक्शन, रिएक्शन, फंक्शन उसके अंदर होते रहते हैं। तो पानी का
हर कोषाणु यानी हर एक स्ट्रक्चर अपनी खुद की विद्युत ऊर्जा से वो समाविष्ट रहता है। ये तो आज मान गए वैज्ञानिक। अच्छा हमारा सब इतना मान लिया कि उसमें कुछ ऊर्जा होती है। हाँ देखो, ऊर्जा तो जड़ वस्तु में भी होती है ना, किसी में भी हो सकती है यांत्रिक ऊर्जा। हाँ हाँ माना साहब, पर वैज्ञानिक मान तो गए कि उसके स्ट्रक्चर में, कोषाणु में ऊर्जा होती है और वो कुछ करती है। हाँ इतना तो मान लिया गया। तो फिर वो माना साहब, वो कोषाणु में रही हुई जो ऊर्जा है ना, जो शटल कॉक जैसा वो आकार का बना है कोषाणु, तो उसकी ऊर्जा क्या क्या कार्य करती है? रेनू, तुम्हारी जिज्ञासा पसंद आई मुझे। देखो, वातावरण में जो हवा घुली रहती है ना, तो उस हवा के जो अणु होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो जब इस शटल कॉक जैसे स्ट्रक्चर वाली कोषाणु में से गुजरते हैं ना, तभी ये उसके अंदर रही हुई ऊर्जा क्या करती है? वो पानी का जो बना है ना स्ट्रक्चर, तो उसके अंदर रही हुई ऊर्जा क्या करती है? उस हवा के मॉलिक्यूल्स को अंदर आते और बाहर जाते समय उसका एक बैलेंस रखती है, डायनेमिक बैलेंस में उसके ऊपर कंट्रोल रखती है। महाराज साहब ठीक से समझ नहीं आई ये बात। हाँ राहुल, तुम्हारा थोड़ा साइंस का दखल कम है शायद। जी महाराज साहब, मैंने सब्जेक्ट चेंज कर लिया था ना, मुझे थोड़ा टफ लग रहा था। मैं बताऊँ महाराज साहब? हाँ शानू बोलो। इसका मतलब महाराज साहब ये हुआ कि पानी का जो स्ट्रक्चर बनता है कोषाणु, तो उसमें हवा के मॉलिक्यूल्स कब आएँ, कितने आएँ और कितनी देर तक रुकें, बाहर भीतर कितने इंटरवल से जाएं, ये सारा कंट्रोल और सारा बैलेंस और सारा नियंत्रण, तो वो पानी का जो बना है ना ढांचा, स्ट्रक्चर, और उसमें जो ऊर्जा है वो ऊर्जा कर लेती है। यही अर्थ है था। हाँ सही बताया तुमने शानू, बहुत अच्छा बताया। अच्छा शानू, पानी के कोषाणु इतने एक्टिव होते हैं और भी कुछ करते हैं क्या वो कोषाणु? अरे मिथिलेश, हवा को नियंत्रित करना, पूरा कंट्रोल रखना, बैलेंस में रखना, क्या ये कुछ कम काम है? राहुल सुनो, पानी के वो कोषाणु हवा के अणुओं पर एक्टिव बैलेंस रखने के साथ साथ अपनी उस ऊर्जा का संचय भी करते हैं और उस ऊर्जा को ज़रूरत के समय काम में भी लेने का तरीका उन्हें आता है। विश्वास नहीं होता मत्तिरमन्ना में? ऐसा करते हैं क्या पानी के वो स्ट्रक्चर में जो हवा के अणु रहते हैं? हाँ बिल्कुल सही। सामान्य गैसों द्वारा बनने वाला खोखला ढांचा इतनी सारी विलक्षण योग्यताएं रखता है कि निराले खेल है कुदरत के भाई, देख लो। अरे विजय भैया, कुदरत के खेल नहीं है, आत्मा की शक्ति के खेल निराले हैं। यानी पानी के उस स्ट्रक्चर में, उस कोषाणु में चैतन्य शक्ति है, तभी तो वो इतना सारा कुछ बैलेंस करते हैं। बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन इसको प्रूव कैसे करें? देखो, जब वैज्ञानिकों ने सूक्ष्म यंत्रों द्वारा पानी के इस कोषाणु में मौजूद इस ऊर्जा का पता लगाया, तो फिर सजीव क्यों नहीं मान लेते पानी को? क्यों देर लगा रहे हैं? ये बात समझ में नहीं आई। देखो सुनो विमला, पानी यानी आप काय को सजीव मानना या जैव कोषाणु घोषित करना वो छोटी मोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी क्रांति होगी ये। और उतनी बड़ी क्रांति के पीछे बहुत काफ़ी सारे सफिशिएंट परीक्षण, जांचें, प्रयोग और बहुत सारे तर्क वितर्क भी तो रहेंगे ना। तो विज्ञान तो बिल्कुल अच्छी तरह से होलसेल में सारा परख करता है, फिर तभी कोई निर्णय देता है। लेकिन हमारा सा विज्ञान के तो निर्णय बदलते रहते हैं। अरे वो एक अलग बात है, पर कोई भी निर्णय निकलता है ना विज्ञान का, कोई घोषित होता है तो अच्छी तरह एक्सपेरिमेंटल जांच पड़ताल सारा कुछ उसको करके तभी वो उसकी घोषणा करते हैं। मत्स्यमंदा में पानी का छोटा सा कोषाणु होता है, इतना शक्ति संपन्न होता है, इतना पावरफुल होता है। महाराज साहब, ऐसी पावरफुलनेस किसी और तरह के कोषाणु में भी होती है क्या?
मत्थन मंदावी में आ जाऊं क्या? आइए आइए आइए। अनूप लाखोटिया जी, डॉक्टर साहब आइए आइए। महाराज साहब, मैं सुन रहा था, यहाँ रूम के बाहर बैठा था मैं, और आप सबकी चर्चा मैं कुछ देर से सुन रहा था। और मत्थन मंदावी, आपकी आज्ञा हो तो कुछ मैं भी कहूँ? हाँ हाँ, ज़रूर कहिए। आप तो अति आधुनिक लेटेस्ट शोधों की खोजों की जानकारी रखने वाले, उतनी जानकारी तो शायद मुझे भी नहीं होगी। नहीं नहीं मत्थन मंदावी, मैं तो आपके सामने क्या हूँ, मगर नहीं, देखो देखो डॉक्टर साहब, ऐसा है, आप जो है ना लिंक में रहते हैं सब चीज़ों के, और नई नई जो नए से नए जो वैज्ञानिक विचार चलते रहते हैं ना, आप उनके टच में रहते हो। और मैं तो उतना नहीं रह पाता ना, मेरा तो संयमी जीवन और बहुत सारी मर्यादित चीज़ें हैं, मेरे सारी चीज़ें, उस हिसाब से कहा मैंने। नहीं महाराज साहब, ये तो आपका बड़प्पन है। हाँ, तो मुझे अभी अभी एक नया विचार सूझा। तो कोषाणु की ताकत के बारे में पूछ रहा था ना अभी राहुल। हाँ, तो शायद कोषाणु की ताकत का कुछ गैस लगेगा उससे। हाँ, ज़रूर ज़रूर बताइए डॉक्टर अंकल। अच्छा देखो, सुनो बच्चों, होम्योपैथी, आप होम्योपैथी के डॉक्टर हैं? हाँ बच्चों, और होम्योपैथी में जो लिक्विड दवाइयाँ होती हैं ना, जिन्हें अर्क या एक्वा कहा जाता है, तो उन दवाइयों की अलग अलग पोटेंसी होती है। किसी की 30 की पोटेंसी, किसी की 1 ml की पोटेंसी, है ना, अलग। हाँ हाँ हाँ, ठीक कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब। वो पोटेंसी वाली चीज़ तो मैंने भी नोट की, मेरे को आता था कभी कभी दिमाग में कि ये पोटेंसी अलग अलग कैसे। हाँ, तो पोटेंसी में एक बात बता रहा हूँ मैं आपको। पोटेंसी का मतलब है अंतः शक्ति। तो अलग अलग शक्ति होती है ना, हाँ, दवाइयों में वो उसके ऊपर लिखा होता है। जी हाँ, तो जब वो अर्क एक्वा, वो लिक्विड वाली मेडिसिन, जब उसको बनाया जाता है ना अलग अलग पोटेंसी वाली, तब उसकी कुछ विशिष्ट प्रोसेसेस होती हैं। तो कोषाणु की जो शक्ति है, योग्यता है, ताकत है, तो शायद मैं आपको इसको सेटिस्फाई कर सकूं, आपकी जो जिज्ञासा है। तो आप क्या बताना चाह रहे हैं? वो लिक्विड एक्वा दवाइयाँ वो कैसे बनती हैं, उससे पता चलेगा कोषाणु की अंदर कैसे वो पावर आती है, शायद ऐसा मेरा सोचना है। अब डॉक्टर साहब क्या बताएंगे, डॉक्टर अनूप हमें क्या बताने वाले हैं होम्योपैथी दवाई के बारे में, और किस तरह से उसको हम अपकाय के जो स्ट्रक्चर बनता है वो जाली वाला, 6 भुजाओं वाला, और उसके अंदर वो कैसे कार्य होता है, शायद उसको हम समझ पाएँ। नेक्स्ट मीटिंग में इस बात को आगे बढ़ाएंगे। जिज्ञासु साथियों, आप सब